नमस्कार। रचयिता द क्रिएटर के इस पेज पर आज कविताओं की शाम और कुछ बातें आपके साथ लेकर हाजिर हूं। मैं आपका दोस्त विनोद विट्ठल। मित्रों, रचयिता द क्रिएटर जो है वो पिछले 6 महीनों से एक अद्भुत काम कर रहा है। और वो अद्भुत काम ये है कि साहित्य को अलग अलग माध्यमों से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे ब्रेक याद आते हैं जिन्होंने कहा था कि जो चीज जहां खोई है उसे वहीं ढूंढा जाना चाहिए। जिंदगी और हमारी लाइवनेस इसी काल में खोई थी पिछले 6-8 महीनों में। और इन्हीं दिनों में रचयिता द क्रिएटर के युवाओं की एक टीम लगातार इस कोशिश में है कि लोगों को साहित्य से जोड़ा जाए। सवाल यह है कि साहित्य से ही क्यों जोड़ा जाए। तो मित्रों, मुझे ये लगता है कि जब रात ज्यादा गहरी हो, अंधेरा घना हो, तब लोगों को किसी उजाले की उम्मीद रहती है। और साहित्य, सिनेमा, कलाएं और कलाओं के विविध रूप, ये तमाम हमारी भीतरी प्यास को संबोधित करते हैं। ये तमाम बुरे दिनों में मनुष्य का साथ निभाते हैं। मुझे याद आता है टाइटैनिक का वो आखिरी दृश्य कि जिसमें जहाज डूब रहा है और उस डूबते हुए जहाज में बहुत सारे लोग तो हड़बड़ी में हैं। कुछ लोग लाइफ जैकेट्स लेकर कूदने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ये तमाम चीजें चल रही है। लेकिन उसी में कुछ लोग हैं जो अद्भुत काम करते हैं। जैसे उस फिल्म में दृश्य है कि एक बैंड है छोटा सा। वो बैंड वाले जो है वो वायलिन बजा रहे हैं और अपनी धुन जो है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। उस जहाज का कप्तान, जहाज में एक घड़ी है, उस घड़ी को ठीक करने में लगा है। एक माँ जो है वो अपने बच्चे को कहानी सुना रही है ताकि मृत्यु के बिल्कुल निकट आते क्षणों में भी उसका बच्चा निर्भय होकर मरे, उसकी आंखों में भय न हो। तो आप देखिए कि लगभग ऐसी ही भूमिका रचयिता की रही इन दिनों में। और मुझे लगता है कि किसी भी समय में कलाओं की भूमिका का इससे बड़ा उदाहरण और इससे बेहतर उदाहरण नहीं देखा जा सकता। मित्रों, मैं चाहूंगा कि चूंकि मुझे रचयिता के दोस्तों ने ये बताया है कि मैं केवल कविताएं न सुनाऊं बल्कि बातचीत भी करूं। और बातचीत जो है वो मुझे खुद करनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बातें एक ऐसा पुल होती है जो हमें संसार से जोड़ती है। और आप देखिए कि आज के ज़माने में अगर रोज़गार के हवाले से बात करें, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, तो इस दौर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वे लोग होते हैं जिनको स्टोरी टेलिंग आता है, बातपोशी आती है, बात कहने का तरीका आता है। तो मुझे लगता है थोड़ी-थोड़ी बातें और थोड़ी-थोड़ी कविताएँ जो है वो चलाते रहेंगे। और रचयिता, मुझे याद आता है कि जब ये बिल्कुल ठीक शुरू के दिनों में थे, उन्हीं दिनों में उन्होंने कोरोना पर कविताएँ लिखी थी और एक पूरी सीरीज़ थी। तो उसके खूब सारे पोस्टर जो है वो अ, उन्होंने बनाए थे और हमारे दोस्तों के बीच, पाठकों के बीच में फ़ेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि बहुत नई तरह की विधा, नई तरह का मंच है ये, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो मित्रों, बात कोरोना से ही शुरू करते हैं और कोरोना पर ही कविताओं से करते हैं। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जो सुनना चाहते हैं, जो कविताएँ सुनना चाहते हैं, उनकी फ़रमाइश आप मेरे से कर सकते हैं। आपके मेरे से कोई प्रश्न है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बातचीत का मंच बने। एक तरफ़ा संवाद नहीं होना चाहिए। मैं कम्युनिकेशन का आदमी हूँ बेसिकली, तो कम्युनिकेशन जो है वो टू वे होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके सवाल और आपकी बातें, आपकी फ़रमाइशें हम तक आनी चाहिए और हम उन पर कोशिश करेंगे कि लगातार बात करते रहें। ममता जैन नमस्ते, सीताराम जी नमस्ते।
कल्याण भाई नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों बात करते हैं इस दौर की जिसे हम कोरोना काल कहते हैं। कहा यह गया कि लगभग पिछले 100 साल में हमने इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा, इतनी बड़ी पैंडेमिक जो है वो नहीं देखी। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग इसे लेकर ये मानते हैं कि अ, इसका पूरा डिस्कोर्स जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं लोग मानते हैं कि एक बीमारी के तौर पे देखा जाए। जबकि मित्रों मुझे ये लग रहा है कि कोरोना ने मनुष्य के इवोल्यूशन के अंदर जो कुछ हमने हासिल किया था, यानी अ, नॉलेज की शेयरिंग हमने हासिल की थी, हमने इंस्टीट्यूशंस की शेयरिंग हासिल की थी, हमने जितने भी बड़े मानवीय मूल्य हम आज देखते हैं, उन सब की शेयरिंग करते चले गए हम और इन सब को हमने डेवलप किया। यानी मनुष्य की सभ्यता अगर आप देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि न जाने कितने-कितने आविष्कार जो है वो कहाँ-कहाँ हुए। किसी एक देश ने कोई एक चीज़ नहीं बनाई। किसी एक देश ने ये दावा नहीं कर सकता कि केमिस्ट्री के 50 इन्वेंशन हमारे पास है, 100 इन्वेंशन उनके पास है, नहीं। हमने सब कुछ साझा किया और मनुष्य अपने इवोल्यूशन से लेकर आज तक जहाँ पहुँचा है, उस पहुँचने में बहुत बड़ा रोल जो है, वो हमारे साझा करने के मूल्य, हमारे उन उदारतावादी मूल्यों का रोल रहा है, जिसने मनुष्य को यह मुकाम दिया, जहाँ पर हम आज हैं। लेकिन मित्रों मुझे लगता है कि कोरोना ने हमारे इवोल्यूशन की इस पूरी फिलॉसफी को, इस पूरे दर्शन को बहुत तेज़ी से नष्ट किया। देशों ने अपनी सीमाएँ सील कर दी, राज्यों ने अपनी सीमाएँ सील की, ज़िलों ने अपनी सीमाएँ सील की और हिमाचल में जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर मैंने ये देखा कि अ गाँवों तक ने अपनी सीमाएँ सील कर दी। यानी कहीं न कहीं हम इतने आत्म केंद्रित हो गए, सुरक्षा के नाम पर, जिसकी होने की हमें शायद उतनी ज़रूरत नहीं थी। सतर्कता एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से देशबंदी, राज्यबंदी, ज़िलाबंदी ये शायद ठीक नहीं है। और दूसरा क्या हुआ कि आज आप देखते हैं तो इस समय कोरोना में दुनिया को लीड करने वाले कोई ग्लोबल लीडर हमारे पास है ही नहीं। वी आर लीडरलेस, वी आर क्लूलेस और ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर मैं इसी शताब्दी की बात करूं तो 2 बड़ी चीज़ें मुझे याद आती है। एक तो विश्वव्यापी मंदी याद आती है 2008 की, जिसमें अमेरिका ने लीड किया। उसके अलावा इबोला भी जब आया था तब भी अमेरिका ने लीड किया और ये कहा गया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इस महामारी में हम देखते हैं कि कोई किसी के साथ नहीं है, यानी लीडरलेस वर्ल्ड हो गया हमारा। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि जो एक कलेक्टिव कम्युनिटी विज़डम का इस्तेमाल होना चाहिए, वो मुझे इस बार इस कोरोना में नहीं दिख रहा है। यानी आप देखिए कि कहीं पर भी हमको ग्लोबल एफर्ट कोरोना के लिए नहीं दिख रहे हैं कि दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक आपस में जुड़कर काम करें, आपस में जुड़कर कोई शोध किया जाए, आपस में एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा किया जाए, ये सब नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो कोरोना काल है, ये आपदा से कहीं ज़्यादा बड़ा, आपदा से कहीं ज़्यादा विकराल तौर पर एक बड़ा सांस्कृतिक और एक बड़ा नैतिक संकट है। जिस संकट में हमें ये लगा कि मनुष्य जो है वो पहले की तुलना में ज़्यादा बर्बर हो गया है, ज़्यादा अमानवीय हो गया है। मतलब खबरें तो यहाँ तक पढ़ने के लिए आई कि अ, पुत्रों ने पिताओं का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, हमने लाशों के साथ दुर्व्यवहार किया और जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा हमने दूरियाँ बनाई। तो मुझे लगता है कि ये शायद चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मनुष्य को इस आपदा के बहाने ही सही, ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या हमें ऐसा होना चाहिए था क्या? मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था। और आज भी मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं एक ग्लोबल जीडीपी की तर्ज पर एक ग्लोबल जीडीपी स्पेशली बनाई जानी चाहिए, जिसमें हम कोरोना को एड्रेस कर पाएँ। अगर मुझे अलग-अलग तरीकों से लोग सुन रहे हैं, तो उम्मीद करूँगा कि ये बात निश्चित रूप से दुनिया के तमाम हुक्मरानों तक पहुँचेगी कि अब भी कोई एक ग्लोबल जीडीपी बनाई जानी चाहिए और एक कलेक्टिव एफर्ट्स के तौर पर पैसा खर्च होना चाहिए और
दुनिया के तमाम मुल्कों को अपनी रिसर्च के एडवांसमेंट्स उनको एक दूसरे के साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने बहुत सारी चीजें जो है वो अपने साझा करने के मूल्य से सीखी और अर्जित की है। वो चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, हम बात भी करते रहेंगे और कविताएं भी आपके साथ चलती रहेगी। तो पहली जो मैं जिक्र कर रहा था कोरोना पर, तो बहुत छोटी-छोटी मैंने कोरोना सीरीज से कुछ कविताएं लिखी। तो वो कविताएं पहले शुरू करते हैं, कोरोना शीर्षक से है। पहली है, बताया नहीं जा सकता कब हुआ, कैसे हुआ, किस छुअन से, किस सांस से। बताया नहीं जा सकता कब हुआ, कैसे हुआ, किस छुअन से, किस सांस से। प्रेम से कितना मिलता जुलता है यह, प्रेम से कितना मिलता जुलता है यह। अगली कविता है इसी सीरीज की। कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन। कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन, किसी स्पर्श के इंतजार में, आखिरी हग और चुंबन के इंतजार में। विवेक चतुर्वेदी भाई जुड़े हैं, कादम्बनी मिश्रा जी जुड़ी हैं। तो विवेक भाई, आपके नाम ये पंक्ति, कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन, किसी स्पर्श के इंतजार में, आखिरी हग और चुंबन के इंतजार में, बराबर बटी दुनिया के इंतजार में, बराबर बटी दुनिया के इंतजार में। एक और इसी का छोटी सी कविता है, इसी में कोरोना सीरीज की। दो हिस्सों में बांटूंगा दुनिया, कोरोना से पहले और बाद की। दो हिस्सों में बांटूंगा दुनिया, कोरोना से पहले और बाद की। कितनी कितनी चीजें आई और फैलती चली गई, कितनी कितनी चीजें आई और फैलती चली गई। इसके संक्रमण की तरह हिंसा, लालच, घृणा, ईर्ष्या। लेकिन प्रेम भी तो आया था इसी तरह, चुपचाप, बेआवाज। और अभी तक दुनिया संक्रमित भी है इससे, और अभी तक दुनिया संक्रमित भी है इससे। अगला स्पर्श देखिए। तजुर्बेकार कह रहे हैं कई कई महामारियों और प्रलयों से बचा है मनुष्य। तजुर्बेकार कह रहे हैं कई कई महामारियों और प्रलयों से बचा है मनुष्य, इस बार भी बचेगा। कैसे कहूं, जिंदा रहने के लिए केवल सांस नहीं, साथ भी चाहिए उस सांवली लड़की का, जो धरती पर आई थी कोरोना की ही तरह, कोरोना से पहले। कैसे कहूं, जिंदा रहने के लिए केवल सांस नहीं, साथ भी चाहिए उस सांवली लड़की का, जो धरती पर आई थी कोरोना की ही तरह, कोरोना से पहले। मुझे ये लगता है कि अगर धरती को और धरती के बारे में जो जीव जगत के दूसरे लोग हैं, मनुष्य से इतर जो प्राणी हैं, वो कहते होंगे तो इन दिनों के लिए क्या कहते होंगे। छेद से बाहर से देखो, छेद के बाहर से देखो, कोरोना समेत लाखों वायरस कह रहे हैं, मनुष्य भी एक खतरनाक वायरस है, मनुष्य भी एक खतरनाक वायरस है। इसी में एक, चूंकि कवि जो है वो हर तमाम स्थितियों में प्रेम को ढूंढता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रेम के बिना शायद जी नहीं पाएगा। आत्मारंजन भाई जुड़ गए हैं, मेरे दोस्त शिमला से, मेरे प्रिय कवि। तो कोरोना सीरीज की ये कविता है। 30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क, कि न लूं कोई खुशबू तुम्हारे सिवा। 30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क, कि न लूं कोई खुशबू तुम्हारे सिवा।
न मिलाऊं किसी से हाथ तुम्हारे बाद, भीतर रहते इतना संन्यस्त हो गया हूं मैं कि दुनिया को देखे बिना जी रहा हूं। भीतर रहते इतना संन्यस्त हो गया हूं मैं कि दुनिया को देखे बिना जी रहा हूं मैं। इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी, इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी नहीं मर रहा है 2.5 अक्षर का वायरस। इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी नहीं मर रहा है 2.5 अक्षर का वायरस। मित्रों, एक कोरोना के जब शुरू के दिन थे तो उसमें तबलीगी जमात और बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिनके जरिए कहा गया और बहुत कुछ हुआ जो ठीक नहीं था। तो 2 पंक्तियां देखिए कोरोना शीर्षक की कविताएं। अब तक लगता था बेमजहब होती है मौत, अब तक लगता था बेमजहब होती है मौत, कोरोना पहली बार बता रहा है मौत का मजहब। कोरोना पहली बार बता रहा है मौत का मजहब। इसी में एक और छोटी सी कविता है 2 पंक्ति की। सब धर्मों के लोग मर रहे हैं, सब धर्मों के लोग मर रहे हैं, उनके ईश्वरों की तरह ही, उनके ईश्वरों की तरह ही। और एक और देखिए कि किस तरह से एक कवि जो है वो कोरोना में प्रेम और प्रेम से राजनीति की बात करता है। आत्मानंदन भाई और विवेक चतुर्वेदी आप हैं यहाँ पर, दिनेश भाई आप हैं, सुनिए इस कविता को। कोरोना, किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित, किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित, कोई फतवा नहीं आया किसी दारूल से, कोई फतवा नहीं आया किसी दारूल से, चर्च भी खामोश रहा। कोरोना ने कितनी सैनिटाइज की दुनिया, कोरोना ने कितनी सैनिटाइज की दुनिया। तो मित्रों, एक और कविता इसमें देखिए आगे, कोरोना शीर्षक से ही, और इसके ऊपर जो है रचयिता के हमारे युवाओं ने एक पोस्टर भी बनाया था। बहुत छोटी कविता है। घर में ही रहें सुनते हुए, घर में ही रहें सुनते हुए, फीकी सी मुस्काती है एक स्त्री। घर में ही रहें सुनते हुए, फीकी सी मुस्काती है एक स्त्री। हजारों साल से वह खुद ही के तो भीतर, हजारों साल से वह खुद ही के भीतर तो है क्वारंटीन। हजारों साल से वह खुद ही के भीतर तो है क्वारंटीन। तो मित्रों, आखिरी स्पर्श इसका देखिए। कोरोना के बाद भी बचेगा जीवन, कोरोना के बाद भी बचेगा जीवन। हत्या के अवसर चाहिए, भूख, गैर बराबरी और युद्ध को भी। हत्या के अवसर चाहिए, भूख, गैर बराबरी और युद्ध को भी। तो मित्रों, मुझे लगता है कि बात जो है वो हमें शायद यहीं से शुरू करनी थी, क्योंकि जो हमारे सामने जिसे हम आसन्न संकट कह लें, या जो एक तरह से सबसे बड़ा संकट जो है वो कोरोना का है। और इस बीच में कादम्बिनी मिश्रा जो हैं, उनकी फरमाइश आई है कि पीयूष पुष्पम ये कह रहे हैं कि 48 साल का आदमी सुनाए। बिल्कुल। और उससे पहले जो है हम बात कर रहे थे कादम्बिनी मिश्रा की फरमाइश की, तो वे कह रही हैं कि अच्छे दोस्त जो है वो सुनाए। बिल्कुल, अच्छे दोस्त से शुरुआत करते हैं। माफ कीजिएगा, बड़ी बेशर्म की तरह अकेले कॉफी पी रहा हूं। अच्छे दोस्त। चोर जब पिता की जेब से चवन्नी भर पिता, प्रतीक देखिए कि दोस्त के बनने की प्रोसेस क्या है, दोस्त में क्या क्या शामिल है। चोर जब पिता की जेब से चवन्नी भर पिता, मां की रोटी से कौर भर मां। चोर जब पिता की जेब से
चवन्नी भर पिता, माँ की रोटी से कौर भर माँ, भाई के हाथ से मुट्ठी भर भाई, बहन के धागे से गांठ भर बहन, प्रेमिका के पर्स से झपकी भर प्रेमिका, और पत्नी की सिंदूरदानी से चुटकी भर पति चुरा अपने अपने घरों में सुस्ता रहे होते हैं। तब इन सबको ब्रह्मा चुरा कुछ प्राणियों में डाल देते हैं। चुराई चीजों से बने ये पारदर्शी लोग होते हैं अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त उपेक्षा और लापरवाही के बावजूद, पीयूष इसे फिर सुने, आज ही आपने इसका पोस्टर बनाया कि अच्छे दोस्त उपेक्षा और लापरवाही के बावजूद छातों और स्वेटरों की तरह बुरे मौसमों में साथ देते हैं। घास की तरह बिछे तमाम मौसमों से बेअसर ये लोग, घास की तरह बिछे तमाम मौसमों से बेअसर ये लोग हमें हमारे हर अच्छे बुरे के साथ केवल हिचकियों में सताते हैं। रात गए जब सो चुकी होती है पत्नी किसी पुराने प्रेमी के साथ। आप देखिए कि एक बहुत परिपक्व दाम्पत्य की फैंटेसी है ये, कि रात गए जब सो चुकी होती है पत्नी किसी पुराने प्रेमी के साथ। मुझे इसमें हिंदी की कविता याद है, फेसबुक के मंच पे मैंने पढ़ी और माफ कीजिएगा मुझे वो दोबारा नहीं पढ़ने को मिली। बहुत बढ़िया कविता थी, नाम मैं भूल रहा हूं। उस कविता का आशय ये था कि एक विवाहिता लिख रही है उस कविता को, उस कविता में है, और वो अपने पति के लिए जो अन्या है, प्रेमिका है, उसके लिए कह रही कि तुमने शायद उन खाली कोनों में रंग भरा जहां तक मैं नहीं भर पाई, जिस जगह पहुंचकर मैं रंग नहीं भर पाई। तो अगर आप में से किसी को वो कविता याद आती है तो कृपया मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कवि का नाम और कविता भी अगर संभव हो तो शेयर कीजिएगा। कि रात गए जब सो चुकी होती है पत्नी किसी पुराने प्रेमी के साथ, या पिता उलट रहे होते हैं यादों के बही खाते, या माँ मन में पिता से पहले जाने की कामना कर रही होती है, या घर जब नौकरशाह चौकीदार की तरह सुस्ता रहा होता है, तब बहुत बेतकल्लुफी से पीठ पर घूंसा मार हमें अपनी नींद से बेदखल कर पेशेवर अपहर्ताओं की तरह उठा ले जाते हैं अच्छे दोस्त। ईमानदार प्यार की तरह तर्कों से ऊपर, ईमानदार प्यार की तरह तर्कों से ऊपर, बेईमान बच्चों की तरह पलंग के नीचे, और तटस्थ दिनों की तरह कैलेंडर पर छपकर ये हमेशा हमारे पास रहते हैं बिना किराया दिए, किराएदारों की कमसिन और खूबसूरत पत्नियों की तरह पहली ही नजर में अच्छे लगकर। ये लोग अच्छे दोस्त, ये लोग आपके इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते, ये लोग आपके इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते, आपके भूगोल से भी इन्हें कतई दिलचस्पी नहीं। ये तो आपको सिंधु सभ्यता के सिक्के मान पुराविदों की तरह प्यार करते हैं। इनकी गणित हमेशा कमजोर होती है। पुराविदों की तरह प्यार करते हैं, इनकी गणित हमेशा कमजोर होती है। ये कुशल फोटोग्राफरों की तरह आपके चेहरे को हमेशा अच्छा पाते हैं। ये कुशल फोटोग्राफरों की तरह आपके चेहरे को हमेशा अच्छा पाते हैं। इनके सारे प्रयास होते हैं आपकी एक अदद मुस्कुराती फोटो, पुरानी प्रेमिकाएं, पहले प्यार के संकोच भरे दिन, मनचाहे सपनों से सजी नींद, इन सबको हर रोज डाकिए सी निश्चलता के साथ दे जाते हैं अच्छे दोस्त। इन सबको हर रोज डाकिए सी निश्चलता के साथ दे जाते हैं अच्छे दोस्त। तो मित्रों, मुझे लगता है कि दोस्त, माता पिता, ये प्रेम, ये हमारी ऐसी चीज है, जो ऐसे रिलेशंस हैं हमारे जिनके बिना हम मनुष्य के होने की कल्पना नहीं कर सकते।
इस बीच में हमारे 2-3 पाठकों ने जो है वो एक कविता की डिमांड की है, वो है 48 साल का आदमी। तो मैं देखता हूँ, उसी कविता को ढूँढता हूँ मैं। कविता का शीर्षक है 48 साल का। अक्सर मैं मेरे समकालीन कवि मित्रों से बात करता हूँ, कई बार जैसे भाई आत्मारंजन से बात होती रहती है, तो हम कई बार ये कहते हैं कि आज के दौर की कविता में कई बार हमारा समकाल जो है वो गायब होता है, गुम होता है। और मुझे नहीं लगता कि आज के 20 साल 30 साल बाद में जब कोई हमारे दौर की कविता का मूल्यांकन करेगा, तब हम सारे अभियुक्तों की हैसियत से क्या जवाब दे रहे होंगे। क्योंकि जिस तरह से बाजार का हस्तक्षेप हमारी जिंदगी में बढ़ा है, जिस तरह से तकनीक का हस्तक्षेप हमारी जिंदगी में बढ़ा है, जिस तरह से वैल्यू शिफ्ट हुई है, जिस तरह से हम एक सेविंग सोसाइटी से सेवर सोसाइटी से सेविंग सेवर सोसाइटी से कंज्यूमर सोसाइटी की तरफ जाने लगे हैं, तो ये पूरा ट्रांसिशन जो है, ये कई बार मुझे लगता है कि हम में से बहुत कम कवि सब पे लिखते हैं, जबकि मुझे लगता है कि एक कवि का धर्म ये भी है, निश्चित रूप से हम संबंधों पे लिखें, प्रेम पे लिखें, बहुत सुनहरा एहसास है प्रेम, उस पे लिखा जाना चाहिए, मैं भी लिखता हूँ। लेकिन प्रेम के इतर भी बहुत सारे संकट हैं, उन पे भी लिखा जाना चाहिए। तो एक कविता है 48 साल का आदमी। ये मैंने लिखी थी 2 साल पहले, जब मैंने मेरी ज़िंदगी के 48 साल पूरे किए थे। और एक वेस्ट में बहुत अच्छी परंपरा चलती है, जहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो सेल्फ गिफ्टिंग और सेल्फ ऑब्यूचरी। यानी मरने के बाद में मैं खुद को किस रूप में श्रद्धांजलि दूँगा, ये लिखा जाता है। और दूसरा वो सेल्फ गिफ्टिंग कहते हैं कि आप खुद को क्या उपहार में देते हैं। तो जब मैंने 48 साल मेरी ज़िंदगी के पूरे किए, तो फिर मुझे लगा कि खुद को एक गिफ्ट दे देना चाहिए, और वो गिफ्ट ये कविता है। और इस कविता में अगर कहीं हमारा समय, हमारा समकाल अगर आपको दिखे, तो मुझे अच्छा लगेगा। 48 साल का आदमी। 48 साल की उम्र 80% है ज़िंदगी का। मतलब आप ये देखिए कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी की जो उम्र है वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होगी। एक-एक पंक्ति में कुछ प्रतीक हैं, उनको आप कैच कीजिएगा। 48 साल का आदमी, 48 की उम्र 80% है ज़िंदगी का, आखिर के आधे घंटे की होती है फ़िल्म जैसे। 48 की उम्र 80% है ज़िंदगी का, आखिर के आधे घंटे की होती है फ़िल्म जैसे। चाँद के साथ रात के आसमान में टक जाती है कुछ चिंताएँ। चाँद के साथ रात के आसमान में टक जाती है कुछ चिंताएँ। गीतों की जगह याद की डायरी में दर्ज हो जाती है कुछ गोलियां। रविवार नियत हो जाता है लिपिड प्रोफाइल जैसे कुछ परीक्षणों के लिए। हर शाम डराते हैं इन्वेस्टमेंट, उड़ते बालों की तरह कम होती रहती है एफडी की ब्याज दर। रविवार नियत हो जाता है लिपिड प्रोफाइल जैसे कुछ परीक्षणों के लिए। मतलब आप देखिए, पूरी लाइफस्टाइल को बाजार ने बदला है, और उसके बाद में बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे अंदर आ गई है। मतलब मेरे पिता ने 50 में कभी लिपिड प्रोफाइल नहीं कराया, बल्कि उन्होंने आखिर तक नहीं कराया। रविवार नियत हो जाता है लिपिड प्रोफाइल जैसे कुछ परीक्षणों के लिए। हर शाम डराते हैं इन्वेस्टमेंट, हर शाम डराते हैं इन्वेस्टमेंट। उड़ते बालों की तरह कम होती रहती है एफडी की ब्याज दर। मेडिक्लेम के विज्ञापनों और बड़े अस्पतालों में सर्जरी के खर्चों की सूचनाओं को इकट्ठे करते बुदबुदाता है।
मेडिक्लेम मेडिक्लेम के विज्ञापनों और बड़े अस्पतालों में सर्जरी के खर्चों की सूचनाओं को इकट्ठे करते बुदबुदाता है। कल से तमाम देवताओं के चमत्कारिक व्हाट्सएप संदेशों को 100 लोगों को शेयर किया करूंगा। जरूरत पड़ी तो कर लूंगा नेहरू और सोनिया के खिलाफ ट्रोलिंग। पार्ट टाइम में हैंडल कर सकता हूं किसी पार्टी का ट्विटर अकाउंट। ईर्ष्या हो जाती है उस दोस्त से, ईर्ष्या हो जाती है उस दोस्त से जिसका प्लॉट 12 गुना हो गया है पिछले 20 वर्षों में। उस लड़की से भी जिसने प्रेम के एवज में एनआरआई चुना और अब इंस्टाग्राम पर अपनी इतनी सुंदर तस्वीरें डालती है, गोया पैसे के फ्रिज में रखी जा सकती है देह तरोताजा बरसों बरस। उसे अपनी ही पुरानी तस्वीरें देखते हुए डर लगता है, उसे अपनी ही पुरानी तस्वीरें देखते हुए डर लगता है। आप देखिए मित्रों की अक्सर जो मुझे लगता है वो ये कि एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी को खा जाती है। मैंने बचपन में इतनी टेक्नोलॉजी का विस्थापन देखा और उसी के बरक्स मुझे लगता है मनुष्य का विस्थापन भी हुआ है और उसी के बरक्स हमारी मूल्य परंपरा का विस्थापन भी हुआ है। मैं जब छोटा था तो मेरे घर में एक बिजली का रेडियो हुआ करता था, वो जर्मनी का था, फिलिप्स का। और उसके बाद में छोटा ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद में टेप रिकॉर्डर आ गए, उसके बाद में सीडी प्लेयर आए, उसके बाद में सीडी प्लेयर भी चले गए। फिर बहुत तेजी से टेलीविजन ने हमारी जिंदगी में प्रवेश किया। उसके बाद में आप देखिए कि चिप्स आ गई, पेन ड्राइव आ गए, पेन ड्राइव के बाद में चिप्स आ गई। तो एक टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजी को खा रही है। तो आप देखिए कि मैं बहुत बारीक और बड़े अर्थ में कह रहा हूं कि उसे अपनी ही पुरानी तस्वीरें देखते हुए डर लगता है। 48 साल का आदमी, उसे अपनी ही पुरानी तस्वीरें देखते हुए डर लगता है। मोटापा घिस देता है नाक नक्श, मोटापा घिस देता है नाक नक्श। जिंदगी के थपेड़े उड़ा ले जाते हैं आत्मविश्वास। कभी जिस हौसले से होती थी पहचान, वह खो चुका है तीसरी में साथ पड़ी दिव्या जैन की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की तरह। लगता है बाजारों की रौनकों और मन की बेरौनकों के बीच कोई सहसंबंध है। जसवीर भाई शुक्रिया। लगता है बाजारों की रौनकों और मन की बेरौनकों के बीच कोई सहसंबंध है। मोबाइल के ऐड में नितंबों को सहलाती एक अभिनेत्री, नितंबों के ऐड में नितंबों मोबाइल के ऐड में नितंबों को सहलाती एक अभिनेत्री और बोतल बंद पानी की बिक्री के लिए झूलते वक्षों को दिखाती एक पॉर्न स्टार को देखने के बाद भी अब कुछ नहीं होता। डॉक्टर इसे मधुमेह से जोड़ते हैं और कथाकार रघुनंदन त्रिवेदी की कहानियां इसे बाजार से जोड़ती है। मित्रों, रघुनंदन त्रिवेदी, मैं ये कहूंगा कि हिंदी ही नहीं बल्कि विश्व कथा साहित्य की वो धरोहर थे जिसे हम सब ने बहुत पढ़ा और बहुत प्यार किया। और एक कवि की बात में, एक कवि के कहे पर कितना भरोसा होता है। अगर आप ये कर सकते हैं मित्रों, तो आज ही रघुनंदन त्रिवेदी को खोज कर पढ़िएगा। और अगर आपने आज तक रघुनंदन त्रिवेदी की कहानियां नहीं पढ़ी हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर आकर इनबॉक्स में मुझे मैसेज दीजिएगा, मैं आप तक उनकी कहानियां पहुंचाऊंगा। इतने विलक्षण कथाकार थे वो, जिसकी कोई सानी नहीं है। 2004 में भी हमारे बीच से अचानक चले गए, लेकिन उनकी कहानियां, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम बड़ी कहानियों का, बड़े कहानीकारों का जिक्र करते हैं, चाहे उसमें मोपासा हो, चाहे चेखव हो, चाहे टॉल्स्टॉय हो, तो चेखव, ओ हेनरी और मोपासा, इन तीनों को मिला दें तो कोई एक कथाकार बनता है। वो कथाकार जो है वो रघुनंदन त्रिवेदी थे, बल्कि इन तीनों से भी आगे के कथाकार थे। और कथाकार रघुनंदन त्रिवेदी की कहानियां इसे बाजार से जोड़ती है। सच तो ये है, बाजार से डरने और हारने की उम्र है ये, जिसमें बेअसर है सारी दवाइयां, बाल बचाने और काले रखने की तमाम नुस्खे। घुटनों के बढ़ते दर्द और दांतों की संख्या के कम होने के बीच झंझोरता है व्हाट्सएप का ज्ञान। घुटनों के बढ़ते दर्द
और दांतों की संख्या के कम होने के बीच झिंझोरता है व्हाट्सएप का ज्ञान। समझना मुश्किल होता है, सही और गलत को नहीं कहा जा सकता। कौन किसे बेच रहा है? इलाज करने वाले बीमार हैं या बीमार इलाज कर रहे हैं? कितनी बेवकूफी और बेध्यानी से जिए तुम, कितनी बेवकूफी और बेध्यानी से जिए तुम। जयपुर तो अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है, 1,000 करोड़ के भुगतान में भी तुम खाली रहे। सॉरी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सस्पेंशन में चल रहा एक इंजीनियर दोस्त कहता है। बच्चों को डांटता बच्चों को डांटता लेकिन खुद के मानकों को नीचा करता 48 का ये आदमी अपनी जाति को कहीं पीछे फेंक चुका है, धर्म से खुद को अलगा चुका है, अपनी नैतिकता और सच्चाई की सत्ता के भ्रम में जीता एक दयनीय, डरा हुआ और डरावना है अंकल बनकर रह गया ये आदमी। अपनी नैतिकता और सच्चाई की सत्ता के भ्रम में जीता एक दयनीय, डरा हुआ और डरावना है अंकल बनकर रह गया ये आदमी। कुछ उपन्यासों के नायकों और कहानियों की नायकीय जीत में भरोसा करता हुआ 48 के हुए किसी आदमी को गौर से देखना। 48 के हुए किसी आदमी को गौर से देखना। वह जिंदगी की स्लेट से अपने निष्कर्ष तेजी से मिटाता हुआ पाया जाएगा। इतना निरीह होगा कि डरेगा दफ्तर जाने से, रोएगा अपनी बेटी के भविष्य को सोचकर। जिंदगी के एटीएम पर अपने पासवर्ड खो चुके दिमाग के साथ खड़ा होगा वह। जिंदगी के एटीएम पर अपने पासवर्ड खो चुके दिमाग के साथ खड़ा होगा वह। उसका अपना ही मोबाइल फोन इनकार कर देगा उसके अंगूठे के निशान को पहचानने से। लेकिन आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया के कबाड़ में पड़े लेकिन आज भी शुक्रिया विवेक भाई लेकिन आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया के कबाड़ में पड़े किसी पेजर की तरह वह अपना नेटवर्क मिलते ही बीप करने के लिए तैयार है। मेथोडिस्ट चर्च के स्टोर में पड़े पियानो की तरह सोचता है, थोड़ा रिपेयर मिल जाए तो अब भी गूंजा सकते हैं सिम्फनी। वह पूरी ताकत से कहना चाहता है, 48 साल का आदमी, वह पूरी ताकत से कहना चाहता है, हम सबसे नई, युवा और बेहतर पीढ़ी थे। हम सबसे नई, युवा और बेहतर पीढ़ी थे। बेहतर दुनिया का नक्शा था हमारे पास। आधार कार्ड से पहले हम आए थे धरती पर। जुकरबर्ग से पहले बजी थी हमारे लिए थाली। हम 48 साल बाद भले ही ऑब्सोलीट हो रहे हैं। हम 48 साल बाद भले ही ऑब्सोलीट हो रहे हैं, पर सुनो हमें, जिंदगी के रिले रेस की झंडी हमसे ले लो। पर सुनो हमें, जिंदगी की रिले रेस की झंडी हमसे ले लो। ये धरती फेसबुक का फर्जी अकाउंट नहीं है। जितनी मेरी है उससे ज्यादा तुम्हारी है। जितनी मेरी है उससे ज्यादा तुम्हारी है। तो मित्रों, ये थी कविता एक 48 साल का आदमी। और शुक्रिया कादम्बनी मिश्रा जी, पल्लवी मुखर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा रिपेयर मिल जाए, जी हाँ। ममता जयंत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने हुए हैं। सीताराम जी, आपका स्नेह जो है वो लिखवाता है और लिखने की ताकत और ऊर्जा देता है। मुरलीधर जी सर प्रणाम। रामगोपाल जी शर्मा किन्नौर से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अमरदलपुरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब अगली कविता की तरफ चलूं, और अगर कोई फरमाइश हो तो मुझे कोई बता सकता है, नहीं तो मैं अगली कविता की तरफ चलूं। और जो मैं कह रहा था मित्रों कि हमारे समय को डिकोड करना जो है, मुझे लगता है कि हमारी कंटेम्प्रेरी राइटिंग में कुछ चीजें आनी चाहिए। एक मुझे ये भी लगता है कि एक कवि की जिम्मेदारी यह भी है कि आम फहम चीजों से वो कविता पैदा करे, क्योंकि उससे पाठक को रिलेट करने में ज्यादा सुविधा होती है। तो ऐसी ही मुझे लगता है एक दो कविताएं मैं आपको सुनाना चाहूं।
तो एक कविता है टी-शर्ट पे मैंने लिखी थी और देखिए आपकी टी-शर्ट के बहाने अगर मैं हमारे समय और सॉरी टी-शर्ट के बहाने अगर मैं हमारे समय पर बात कर सकूं। टी-शर्ट वॉरेन बफेट और गीत चतुर्वेदी के लिए दोनों बड़े नाम हैं। चांद की तरह होता है टी-शर्ट सबका, चांद की तरह होता है टी-शर्ट सबका, बिना चैन बटन की होती है बसंत की हंसी भी। बसंत हमेशा टी-शर्ट पहनकर आता है, देख लो तुम्हारी पुरानी तस्वीर है। चांद की तरह होता है टी-शर्ट सबका, बिना चैन बटन की होती है बसंत की हंसी भी। बसंत हमेशा टी-शर्ट पहनकर आता है, देख लो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें। माँ की दाल और दीदी की चाय की तरह, माँ की दाल और दीदी की चाय की तरह ये कभी कम नहीं पड़ती, बढ़ जाती है जरूरत के मुताबिक। काश बैंक बैलेंस ने इससे सीखा होता, जरूरत मुताबिक बढ़ जाने का हुनर। सीपी और सरोजनी के यूएस पोलो में कौन असली है कोई नहीं जानता। सीपी मेरे दिल्ली के दोस्त जानते होंगे, कनॉट प्लेस, और सरोजनी सरोजनी नगर। सीपी और सरोजनी के यूएस पोलो में कौन असली है कोई नहीं जानता। एक से दिखते हैं अन्ना और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने वाले लोग। फूड हिस्टोरियन की तरह गारमेंट के हिस्टोरियन भी कहाँ है। फूड हिस्टोरियन की तरह गारमेंट के हिस्टोरियन भी कहाँ हैं। नहीं तो पता होता हमें कहाँ बनी, कैसे आई, कौन लाया, इतना जरूर है। टी शर्ट फूड हिस्टोरियन की तरह गारमेंट के हिस्टोरियन भी कहाँ हैं। नहीं तो पता होता हमें कहाँ बनी, कैसे आई, कौन लाया, इतना जरूर है किसी ने भी इसे पहन युद्ध नहीं किया है। इतना जरूर है किसी ने भी इसे पहन युद्ध नहीं किया है। किसी सेना का गणवेश नहीं रहा ये, न रामायण में, न महाभारत में, न ही विश्व युद्धों में। लड़ते समय शायद आदमी के कपड़े उतर जाते हैं, लड़ते समय शायद आदमी के कपड़े उतर जाते हैं। इसका जिक्र टी शर्ट, इसका जिक्र न बाबरनामा में है न आईने अकबरी में। इसका जिक्र न बाबरनामा में है न आईने अकबरी में। वह इंसान भी चुप है, क्या तब भी चीन आज जैसा ही था। क्या तब भी चीन आज जैसा ही था। आप कुछ भी कह लो, चीन ने सारी स्ट्रेटेजी टी शर्ट से ही सीखी है। आप कुछ भी कह लो, चीन ने सारी स्ट्रेटेजी टी शर्ट से ही सीखी है। सस्ता, सबका, सुविधाजनक, डिजाइनर। चाहो तो लिखवा लो पाश की कविता या फिर करनी सेना के नारे। मर्दाना कमजोरी का इलाज करते डॉक्टर जुनैद खानदानी या हिमालयी शफाखाना का तंबू चलाने वाले कदीमी वैद्य कीरत राम की तरह ये सेक्युलर है और जाति विहीन भी। क्या हमारी राजनीति को टी शर्ट नहीं हो जाना चाहिए। क्या हमारी राजनीति को टी शर्ट नहीं हो जाना चाहिए। फिंगरप्रिंट से खुलने वाली चीजों के इस दौर में, फिंगरप्रिंट से खुलने वाली चीजों के इस दौर में, बिना पासवर्ड वाले बटन की तरह, फिंगरप्रिंट से खुलने वाली चीजों के इस दौर में, बिना पासवर्ड वाले टाइपराइटर की तरह है टी शर्ट। जबकि पति शेयर नहीं कर रहे हैं पासवर्ड पत्नियों के साथ भी। शेयरिंग कितना विरल मूल्य हो गई है, बावजूद इसके कि इंस्टाग्राम के मंच पर शेयर की जा रही है हनीमून की हॉट तस्वीरें। टी से ही चीजें बढ़ती है, टी से ही चीजें बढ़ती है। टी शर्ट पहनकर सेनेटरी का काम करने वाला मेरा दोस्त टीकम बताता है। टी से ही चीजें बढ़ती है,
टी-शर्ट पहनकर सैनिटरी का काम करने वाला मेरा दोस्त टीकम बताता है, लेकिन ये बात नेस्डेक के स्क्रीन से दुनिया चलाते वॉरेन बफेट कहाँ समझते हैं। वॉरेन बफेट, कभी टी-शर्ट पहना करो। वॉरेन बफेट, कभी टी-शर्ट पहना करो। मैं डर जाता हूं उन लोगों से जो टी-शर्ट नहीं पहनते। मैं डर जाता हूं उन लोगों से जो टी-शर्ट नहीं पहनते और प्यार करता हूं गीत चतुर्वेदी से, जिनकी हर तस्वीर में बिना बटन चैन की टी-शर्ट हुमकती रहती है। मैं डर जाता हूं उन लोगों से जो टी-शर्ट नहीं पहनते और प्यार करता हूं गीत चतुर्वेदी से, जिनकी हर तस्वीर में बिना बटन चैन की टी-शर्ट हुमकती रहती है। टी-शर्ट पर कितनी खुश होती वर्जीनिया वुल्फ। टी-शर्ट पर कितनी खुश होती वर्जीनिया वुल्फ कि बंटी और बबली दोनों एक दूसरे का पहन सकते हैं, शबनम मौसी भी। टी-शर्ट पर कितनी खुश होती वर्जीनिया वुल्फ कि बंटी और बबली दोनों एक दूसरे का पहन सकते हैं, शबनम मौसी भी। और इधर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, लिंग से आजाद होता बहुलिंगी टी-शर्ट। और इधर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, लिंग से आजाद होता बहुलिंगी टी-शर्ट। मित्रों, एक और कविता की फरमाइश आई है, तरीके। ये एक प्रेम कविता है और ये सुनाता हूं मैं। तरीके। मैंने भाषा के सबसे सुंदर शब्द तुम्हारे लिए बचा कर रखे। मैंने भाषा के सबसे सुंदर शब्द तुम्हारे लिए बचा कर रखे, मन चीते सपनों से बचने को रत जगे किए। मैंने भाषा के सबसे सुंदर शब्द तुम्हारे लिए बचा कर रखे, मन चीते सपनों से बचने को रत जगे किए। बसंत के लिए मौसम में हेर फेर की, चांद को देखना मुलतवी किया, सुबह की सैर बंद की। अपने अस्तित्व को समेट, अपने अस्तित्व को समेट, प्रतीक्षा के पानी से धरती को धो, तलुओं तक के निशान से बचाया। अपने अस्तित्व को समेट, प्रतीक्षा के पानी से धरती को धो, तलुओं तक के निशान से बचाया, न सूंघ कर खुशबू को। बहुत बारीक प्रतीक है मित्रों। पल्लवी जी देखिए आप, न सूंघ कर खुशबू को। कादम्बिनी आप भी देखें, न सूंघ कर खुशबू को, न देख कर दृश्यों को बचाया। न सूंघ कर खुशबू को, न देख कर दृश्यों को बचाया। जैसे न बोलकर सन्नाटे को, एकांत को किसी से न मिलकर। न सूंघ कर खुशबू को, न देख कर दृश्यों को बचाया। जैसे न बोलकर सन्नाटे को, एकांत को किसी से न मिलकर। समय तक को अनसुना किया, सब कुछ बचाने के लिए। समय तक को अनसुना किया, सब कुछ बचाने के लिए। याद और प्रतीक्षा के यही तरीके आते हैं मुझे। याद और प्रतीक्षा के यही तरीके आते हैं मुझे। इस बीच में अगर कोई और फरमाइश हो तो मित्रों आप बता सकते हैं, और नहीं तो मैं कुछ, चूंकि मैं रिश्तों पे लिखता हूं और मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग, बहुत सारी उपस्थितियां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही। और उसके बाद में मुझे लगता है कि वे जब उपस्थितियां हमारी जिंदगी से अनुपस्थित हो जाती हैं, तब एक अलग तरह का खालीपन आता है। और हमारा जो हमारी स्मृतियां जो है उसका कोरस कई बार हमें परेशान करता है। तो एक दो कविताएं सुनाता हूं, छोटी छोटी हैं। एक कविता है, माँ और गुम होता काजल। कविता है, माँ और गुम होता काजल। सीताराम जी कह रहे हैं वे 5 थी सुनाए। बिल्कुल, इसके बाद में सुनाता हूं सर। माँ और गुम होता काजल,
भले ही शुरू करते हैं स्मृति की वर्णमाला उससे। माँ से ही तो शुरू होती है हमारी स्मृति की वर्णमाला। भले ही शुरू करते हैं स्मृति की वर्णमाला उससे, बाद के दिनों में किसी परफ्यूम की तरह वह धीरे धीरे उड़ती है। भले ही शुरू करते हैं स्मृति की वर्णमाला उससे, बाद के दिनों में किसी परफ्यूम की तरह वह धीरे धीरे उड़ती है, लेकिन दर्द की क्षणों में वह अचानक आ जाती है, जैसे लंच में अचार की गंध से खाने की इच्छा। भले ही शुरू करते हैं स्मृति की वर्णमाला उससे, बाद के दिनों में किसी परफ्यूम की तरह वह धीरे धीरे उड़ती है, लेकिन दर्द के क्षणों में वह अचानक आ जाती है, जैसे लंच में अचार की गंध से खाने की इच्छा। हम जैसे लंच में अचार की गंध से खाने की इच्छा। कहीं भी हो, उसकी आंखें हमें देख रही होती है। कहीं भी हो, उसकी आंखें हमें देख रही होती है। उसकी प्रार्थना और प्रतीक्षा में वैसे ही शामिल रहते हैं हम, जैसे उसके सपनों और डरों में। कहीं भी हो, माँ के लिए ही कहा जा सकता है ये। कहीं भी हो, उसकी आंखें हमें देख रही होती है। उसकी प्रार्थना और प्रतीक्षा में वैसे ही शामिल रहते हैं हम, जैसे उसके सपनों और डरों में। माँ बढ़िया बनाती है बाजरे की खीर और कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें खाते हुए हम पूछते हैं उनके नाम। माँ बढ़िया बनाती है बाजरे की खीर और कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें खाते हुए हम पूछते हैं उनके नाम। कुछ रिश्तेदारों के बारे में भी केवल वही जानती है। कुछ रिश्तेदारों के बारे में भी केवल वही जानती है। वैसे ही जैसे कुछ फूलों, फलों और फसलों के बारे में, बीमारियों, कीटों, जानवरों और उपचारों के बारे में। कुछ रिश्तेदारों के बारे में भी केवल वही जानती है। वैसे ही जैसे कुछ फूलों, फलों और फसलों के बारे में, बीमारियों, कीटों, जानवरों और उपचारों के बारे में उसे सपनों के कूट अर्थ पता है। शगुन वह जानती है। उसे सपनों के कूट अर्थ पता है। शगुन वह जानती है। सपनों के कूट अर्थ मतलब डिकोडिफिकेशन ऑफ ड्रीम्स। ये भी एक पूरी साइंस है और मैंने देखा कि मेरी माँ और उस जमाने की तमाम औरतों के पास में ये होता था कि वे आपस में एक दूसरे को अपने रात के सपने सुनाते और उससे वो डिकोड करते थे कि अब आपकी जिंदगी में ये होने वाला है। उसे सपनों के कूट अर्थ पता है। शगुन वह जानती है, बकौल उसी के कि जिस रात सपने में दिखेगी सूखी नाडी। बकौल उसी के कि जिस रात बकौल उसी के कि जिस रात सपने में दिखेगी सूखी नाडी, अगली सुबह वह नहीं होगी और हमारे स्वाद और ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा उस काजल की तरह गुम होगा जो वह मेरी बिटिया के रोज सुबह आजती है। बकौल उसी के कि जिस रात सपने में दिखेगी सूखी नाडी। नाडी कहते हैं एक वाटर का कैचमेंट एरिया होता है छोटा सा और एक पोखर सा होता है। एक नेचुरल वाटर फ्लो होता है, उसको उसमें पानी रहता है। मैं राजस्थान से हूं तो कुछ देशज शब्द आपको इसमें दिखे होंगे। जैसे बाजरे की खीर हमारे यहाँ बनती थी, माँ बनाती थी। बकौल उसी के कि जिस रात सपने में दिखेगी सूखी नाडी, अगली सुबह वह नहीं होगी और हमारे स्वाद और ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा उस काजल की तरह गुम होगा जो वह मेरी बिटिया के रोज सुबह आंजती है। और हमारे स्वाद और ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा उस काजल की तरह गुम होगा जो वह मेरी बिटिया के रोज सुबह आंजती है। एक मित्रों कुछ लोग कह रहे हैं कि नई कविता भी मैं सुनाऊं, तो बिल्कुल मैं नई कविता भी निकाल दूंगा और सुनाता हूं मैं आपको।
एक और कविता जो है मैं सुनाना चाह रहा था, पिछले दिनों लिखी और ख़ास तौर से उस कविता पर आज ममता कालिया जी की एक टिप्पणी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कविता है बड़ी उम्र की प्रेमिकाएँ। तो ममता कालिया जी का ये कहना है कि छोटी उम्र के प्रेमियों पे भी लिखा जाना चाहिए। तो मैंने उनको कहा है ज़रूर लिखने की कोशिश की जाएगी। तो एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़ी उम्र की प्रेमिकाएँ। लेकिन मैं उससे पहले ये चाहूँगा मित्रों कि एक कविता है मेरी जो मैं जिसे कहते हैं कि बहुत छोटे-छोटे प्रतीकों की कुछ कविताएँ हैं। जैसे एक मेरी कविता है रफ कॉपी पर दर्जन भर रफ कविताएँ। रफ कॉपी यहाँ पर हम सबने इस्तेमाल की है और उसको लेकर भी कुछ कविताएँ लिखी जा सकती है। तो छोटी-छोटी कविता है, बहुत छोटी-छोटी कविता है। तो आप देखिए रफ कॉपी पर जो कविताएँ हैं, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं उस कविता को मेरे लैपटॉप में ढूँढ लूँ, तब तक आपको कुछ छोटी-छोटी कविताएँ ये सुना दूँ। ये मिल गई है बड़ी उम्र की प्रेमिकाएँ भी, खैर रफ कॉपी पर छोटी-छोटी कविताएँ। रफ कॉपी पर रफ कविताएँ। पहली है, हर कॉपी रफ कॉपी नहीं होती शुरू में, बन जाती है बाद में। हर कॉपी हर कॉपी रफ कॉपी नहीं होती शुरू में, बन जाती है बाद में। जैसे कुछ बच्चे बन जाते हैं चोर या भिखारी। जैसे कुछ बच्चे बन जाते हैं चोर या भिखारी। दूसरी है, हर कॉपी फेयर बने रहना चाहती है। हर कॉपी फेयर बने रहना चाहती है, संभाली जाना चाहती है किसी प्रेम पत्र की तरह। वो क्या होता है नागरिक की तरह जो उसे बेबस कर देता है। वो क्या होता है नागरिक की तरह जो उसे बेबस कर देता है। एक और है इसमें, कटी पतंग और अमर प्रेम के गीत। कटी पतंग फिल्म थी, अमर प्रेम भी एक फिल्म थी। कटी पतंग और अमर प्रेम के गीत, सुषमा पालीवाल के लैंडलाइन नंबर, मधु गहलोत और कविता शर्मा के जन्मदिन, सितार बजाती खुले बालों वाली प्रेरणा शर्मा का एक स्केच। इतनी जरूरी चीजें हम गैर जरूरी समझ रफ कॉपी में लिखते हैं और फिर पूरी जिंदगी उदास रहते हैं। कटी पतंग और अमर प्रेम के गीत, सुषमा पालीवाल के लैंडलाइन नंबर, सुषमा पालीवाल के लैंडलाइन नंबर, मधु गहलोत और कविता शर्मा के जन्मदिन, सितार बजाती खुले बालों वाली प्रेरणा शर्मा का एक स्केच। इतनी जरूरी चीजें हम गैर जरूरी समझ रफ कॉपी में लिखते हैं और फिर पूरी जिंदगी उदास रहते हैं। एक और है रफ कॉपी पे, 5 साल में एक बार डालते हैं वोट। 5 साल में एक बार डालते हैं वोट। सरकारें उसे रफ कॉपी बना देती है। सरकारें उसे रफ कॉपी बना देती है। एक और है छोटी सी, जब रफ कॉपियां नहीं होंगी हम किसमें अभ्यास करेंगे। जब रफ कॉपियां नहीं होंगी हम किसमें अभ्यास करेंगे। बड़े होने पर क्या जिंदगी ही रफ कॉपी हो जाती है। बड़े होने पर क्या जिंदगी ही रफ कॉपी हो जाती है। एक और है छोटी सी, कि फेयर कॉपियों के बचे पन्नों की कुछ बनाते हैं रफ कॉपियां। फेयर कॉपियों के बचे पन्नों की कुछ बनाते हैं रफ कॉपियां। कुछ के लिए यही फेयर होती है। फिर भी उन्हें पकड़ो, फिर भी उन्हें पकड़ो जो देश की कॉपी को रफ कॉपी में बदल रहे हैं। एक और देखिए छोटी सी इसमें है रफ कॉपी। रफ कॉपी का कोई एक विषय नहीं होता। रफ कॉपी का कोई एक विषय नहीं होता, एक भाषा भी नहीं। फिर दुनिया को एकरंगा क्यों बनाया जा रहा है। देश को कुछ लोग बना रहे हैं जैसे। रफ कॉपी का कोई एक विषय नहीं होता, एक भाषा भी नहीं। फिर दुनिया को एकरंगा क्यों बनाया जा रहा है।
देश को कुछ लोग बना रहे हैं जैसे। और आखिरी स्पर्श है इसका बहुत छोटा-सा, 2 पंक्ति की कविता है। नौकरी में बरसों बाद समझ में आता है, रफ कॉपी। नौकरी में बरसों बाद समझ में आता है, मैं तो एक रफ कॉपी था, केवल इस्तेमाल हुआ। मैं तो एक रफ कॉपी था, केवल इस्तेमाल हुआ। तो मित्रों ये सब कविताएं हैं और एक कविता जिस पर आज ममता कालिया जी ने अपनी टिप्पणी दी कि बड़ी उम्र की प्रेमिकाओं के बरक्स क्या हमें छोटे उम्र के प्रेमियों पर भी लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो बड़ी उम्र की कविताएं, बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं एक कविता है और इस कविता को महज प्रेम कविता के तौर पर न देखा जाए मित्रों, और ये देखा जाए कि क्या ये एक जेंडर डिस्कोर्स की तरफ आपको ले जाती है या नहीं ले जाती है। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं, क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं, क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन। डिलीट नहीं की जा सकती है कुछ फाइलें। डिलीट नहीं की जा सकती है कुछ फाइलें। पुतईगर की तरह परेशान करती रहती है दीवारों पे छूटी अनरंगी जगह। बड़ी उम्र की प्रेमिका है, क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में, क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन। डिलीट नहीं की जा सकती है कुछ फाइलें। पुतईगर की तरह परेशान करती रहती है दीवारों पे छूटी अनरंगी जगह। क्योंकि पसंद उन्हें भी था सघन और पूरा प्रेम। क्योंकि पसंद उन्हें भी था। जब ये पोस्टर रचयिता के मित्रों ने साझा किया तो हरजिंदर कौर हैं जो मेरी कविताओं की पंजाबी की अनुवादिका है, उसने खास तौर से उन्होंने इस कविता को सुनाए जाने की फरमाइश की थी, तो वे सुने इसे। क्योंकि पसंद उन्हें भी था सघन और पूरा प्रेम, जैसे कोई बड़ा तरबूज बनास का। बनास हमारे राजस्थान में एक नदी है और मेरे दोस्त पल्लव जो है वो उसी के नाम पे एक मैगजीन निकालते हैं, हिंदी की बहुत प्रतिष्ठित लघु पत्रिका है बनास चंद। क्योंकि पसंद उन्हें भी था सघन और पूरा प्रेम, जैसे कोई बड़ा तरबूज बनास का। हाफुज बहुत बड़ा और पका हुआ रत्नागिरी का पानीदार नारियल, जिससे घंटों बुझाई जा सके प्यास कोट्टयम का। क्योंकि बहुत वाचाल होकर भी वे चुप कराई गईं। क्योंकि बहुत वाचाल होकर भी वे चुप कराई गईं। जीवंतता के बाद भी उपेक्षित छोड़ दिया गया उन्हें पुराने रेडियो की तरह। बैटरी थी जो अब भी जगमगा सकती थी टॉर्च कई घंटे। क्योंकि वे बन गई हैं कुरुक्षेत्र धर्म और अधर्म के युद्ध में। अपनी नैतिकता रही है उनके पास हजारों साल से। तमाम ज्ञान और विवेक के भी वे खाना चाहती हैं एक बार सेव। देखो कितने ही बरसों से गिर रहे हैं और खाए भी जा रहे हैं हजारों हजार। क्या किया जाए कि अब उसे सेव नहीं बल्कि सेव की शराब पसंद है, जिसे किन्नौर में घंटी कहा जाता है। क्योंकि अधीर नहीं है वो गुफा के अंधेरों की तरह। क्योंकि अधीर नहीं है वो गुफा के अंधेरों की तरह। जानती है हर चाल और चरित्र पुरुष का, और इसीलिए बन जाती है प्रेमिका से कुछ अधिक प्रेम का सारा अर्क देते हुए। जानती है हर चाल और चरित्र पुरुष का, और इसीलिए बन जाती है प्रेमिका से कुछ अधिक प्रेम का सारा अर्क देते हुए। मां से कुछ अधिक ममता की बहुरंगी छुअन के साथ धरती से ज्यादा चुप्पा सहती हुई हर नादानी, बावजूद इसके कि सब एक से होते हैं।
बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। बावजूद इसके कि सब एक से होते हैं, बावजूद इसके कि थोड़े समय बाद मुरझा जाते हैं सारे फूल, बावजूद इसके कि थम जाता है हर युद्ध, बावजूद इसके कि हार जाती है हर महामारी, नहीं हारती बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। देखो, अपनी पुरानी नाइटी को सहला रही है बसंत, बेमौसम उमग रहा है। देखो, अपनी पुरानी नाइटी को सहला रही है बसंत, बेमौसम उमग रहा है। इसी का एक अगला स्पर्श है बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। उनकी पसंद की रात कहाँ आई है घनघोर काली, उनकी पसंद की रात कहाँ आई है घनघोर काली, उनकी पसंद का चांद दूध से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, नहीं दे रहे हैं खुशबू पसंद के फूल, चाहती है कबीर की तरह कोई उन्हें तोड़े और खा जाए पेड़ों की झुरमुट में। ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे, ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे, आखिरी बाइट कैडबरीज टेम्पटेशन की, ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे, आखिरी बाइट कैडबरीज टेम्पटेशन की, अंतिम घूंट आमरस की गिलास का, आखिरी चम्मच बनारसी मलाई के दोने का। ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे, आखिरी बाइट कैडबरीज टेम्पटेशन की, अंतिम घूंट आमरस की गिलास का, आखिरी चम्मच बनारसी मलाई के दोने का। बुझने से पहले भभकना कोई अपराध तो नहीं, बुझने से पहले भभकना कोई अपराध तो नहीं, खुलकर जीना मृत्यु का स्वागत है, खुलकर जीना मृत्यु का स्वागत है। और इसका तीसरा और अंतिम स्पर्श है बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। कोई नहीं जानता उनके बारे में, कोई नहीं जानता उनके बारे में, चांद की तरह गुम हो जाती है आधी रात। कोई नहीं जानता उनके बारे में, चांद की तरह गुम हो जाती है आधी रात, पहन लेती हैं अपने पंख, पता रहते हैं उन्हें लंबी यात्राओं के रोमांच, पता रहते हैं उन्हें लंबी यात्राओं के रोमांच, लंबे अबोले के आनंद भी, घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर, घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर रखा हुआ रोहिड़े का फूल, रखा हुआ रोहिड़े का फूल, बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। तो मित्रों, ये थी कविता बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। और इस बीच में हमारे मित्र सीताराम शर्मा जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई नई कविता जो है वो सुनाई जाए। तो मित्रों, एक कविता मैं निकालता हूं और ये कविता भी एक 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 स्मृति के गुम होने को है। मुझे लगता है कि एक मेरी बड़ी जाती एक स्मृति है, और वो स्मृति ये है कि जिस शहर में मैं पैदा हुआ, जोधपुर राजस्थान में, तो वहां जब मैं अब जाता हूं तो नौकरी के सिलसिले में बरसों से बाहर हूं, और जब भी जाता हूं तो कोई ना कोई खबर जो है वो मुझे डरा देती है। यानी आप ये देखिए कि एक लगातार जो है वो हमारी स्मृतियां जो है वो खत्म हो रही है। तो जिस शहर में मैं जन्मा, जोधपुर, तो वहां पर एक जमाने में सिनेमा हॉल हुआ करता था जिसका नाम था चित्रा सिनेमा। और अब आप सोच सकते हैं कि एक मध्यवर्गीय शहर है, शहर पुराना सा शहर जिसे आप कहिए, और उस पुराने से शहर में एक सिनेमा हॉल है, चित्रा सिनेमा। और वो चित्रा सिनेमा, जब मैं नौकरी के सिलसिले में बाहर से रहते रहते जब एक एक दिन जोधपुर गया और उधर से गुजरा, तो मुझे अचानक धक्का लगा ये सुन के कि चित्रा सिनेमा जो है वो टूट गया है और अब उसकी जगह जो है वो बाजार बनेगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डीमेमोराइजेशन होता है। यानी हमारी स्मृति जो है
वो स्मृति एक तरह से खत्म हो जाती है। हम हमारे शहर को जब याद करते हैं, तो वो शहर हमें उसी तरह से याद आता है कि भई उधर से निकलेंगे तो हमारे शहर में क्या-क्या है। स्टेशन से बाहर आते हैं तो क्या दिखता है, स्टेशन से फिर जब लेफ्ट जाएँगे तो क्या दिखेगा, फिर राइट जाएँगे तो क्या दिखेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी होती है, लेकिन होता ये है मित्रों कि अब जिस तरह से मार्केट फ़ोर्सेस काम करती है, तो उन मार्केट फ़ोर्सेस के चलते बहुत सारी चीज़ें जो अलग उपयोग की थी और कम उपयोग की चीज़ें जो थी हम कह सकते हैं, वे चीज़ें अब लगातार जो है वो विस्थापित हो रही हैं और होती रहती हैं। तो मैं कविता ढूँढ रहा हूँ मित्रों, वो कविता मुझे मिल नहीं रही है। 1 मिनट मुझे समय दीजिए आप, मिल गई। चित्रा सिनेमा। ये जोधपुर का एक पुराना सिनेमा हॉल है जो अब बंद होकर मॉल में बदल गया है। मुझे अभी दिखे थे अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हुए आदरणीय जज साहब श्री मुरलीधर जी वैष्णव, मनीष सोलंकी, भाई कल्याण बिश्नोई, आप सबकी स्मृतियों में होगा। तो मैंने एक याद किया है दरअसल मेरे शहर के एक शायर हैं शिनकाब निज़ाम, वो कहते हैं कि शायरी जो है, वो बताने से ज़्यादा छुपाने का हुनर है। तो इस कविता में भी मैं बहुत साधारण चीज़ें, साधारण वाक्य, बहुत साधारण डिटेलिंग करूँगा और उससे आप देखिए कि कहीं कविता पैदा होती है या नहीं होती है। तो चित्रा सिनेमा जोधपुर का एक पुराना सिनेमा हॉल जो बंद होकर मॉल में बदल गया है। सीताराम जी ख़ास तौर से ये कविता आपके लिए क्योंकि आपने कहा बिल्कुल ताज़ा कविता सुनाओ, तो ये वो कविता है जो आज तक मैंने कहीं नहीं सुनाई, कहीं नहीं प्रकाशित करवाई, इवन फ़ेसबुक के आभासी मंच पर भी मैंने नहीं डाला। तो सीताराम जी ये कविता आपके लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी पीढ़ी के हैं तो आप सिनेमा हॉल जो होते थे प्रॉपर सिनेमा हॉल एक सिनेमा हॉल, सिंगल स्क्रीन का सिनेमा हॉल जिस तरह से होते थे और जिनका जो रोल हमारी परवरिश में रहा हमारी सांस्कृतिक उत्थान में जिन सिनेमा घरों का रोल रहा और जिनके साथ में हमारी न जाने कितनी-कितनी स्मृतियाँ जुड़ी है। तो एक सिनेमा हॉल था चित्रा सिनेमा, उसके गुम होने को 21वीं शताब्दी का ये कवि किस तरह से देखता है देखिए। शहर के बीच था, शहर के बीच था और हमारे इंतज़ारों के बीच भी। शहर के बीच था और हमारे इंतज़ारों के बीच भी, रास्तों के बीच था और सपनों के बीच भी। पहली बार डिंपल कपाड़िया वहीं मिली थी मुझे, बॉबी की ड्रेस में। पहली बार डिंपल कपाड़िया वहीं मिली थी मुझे, बॉबी की ड्रेस में। आखिरी शो था और मैं अकेला दर्शक, पास बैठकर, बल्कि हाथों में हाथ लेकर देखी थी पूरी फ़िल्म, बॉबी। पर ये सपने की बात है। पहली बार डिंपल कपाड़िया वहीं मिली थी मुझे, बॉबी की ड्रेस में। आखिरी शो था और मैं अकेला दर्शक, पास बैठकर, बल्कि हाथों में हाथ लेकर देखी थी पूरी फ़िल्म बॉबी। पर ये सपने की बात है। यही जगह होती थी जहां से लौटते समय रघुनंदन त्रिवेदी को लगता था कि उनकी शक्ल राजेश खन्ना से मिलती है। यही जगह होती है जहां से लौटते समय रघुनंदन त्रिवेदी को लगता था उनकी शक्ल राजेश खन्ना से मिलती है, वैसे ही जैसे मुझे लगा मेरी ऋषि कपूर से मिलती है। जबकि कॉलेज में साथ थिएटर करने वाली अनुलता मुझे सुनील दत्त का हमशक्ल मानती थी। वैसे ही जैसे मुझे हमेशा लगा मेरी शक्ल ऋषि कपूर से मिलती है, जबकि कॉलेज में साथ थिएटर करने वाली अनुलता मुझे सुनील दत्त का हमशक्ल मानती थी। अब कहाँ सुनील दत्त और कहाँ ऋषि कपूर, लेकिन बात तो चित्रा सिनेमा की हो रही है। अब की तरह नहीं थी पाबंदी, इसीलिए यादें घर से दाल के पराठे ले जाने और अचार साझा करने की भी है। अब देखिए कि बाजार ने किस तरह से वैल्यू सिस्टम को बदला है। मैं मेरे बचपन की बात कर रहा हूँ, चित्रा सिनेमा की बात कर रहा हूँ कि अब की तरह नहीं थी पाबंदी। पीवीआर का ज़माना नहीं है जहाँ आप पॉपकॉर्न भी बाहर से नहीं ला सकते, पानी की बॉटल भी नहीं ला सकते। अब की तरह नहीं थी पाबंदी, इसीलिए यादें घर से दाल के पराठे ले जाने
और अचार साझा करने की भी है। आगरा चाट भंडार के समोसे और अरोड़ा नमकीन के मिर्ची बड़ों की भी है। इंटरवెल में चाय सुड़कते हुए प्रार्थना करते थे नायक। इंटरवెल में चाय सुड़कते हुए प्रार्थनाएं करते थे नायक के लिए कि उसे मिल ही जाए उसका प्रेम। इंटरवెल में चाय सुड़कते हुए प्रार्थनाएं करते थे नायक के लिए कि उसे मिल ही जाए उसका प्रेम। पर्दे के लोगों के लिए प्रार्थना करने का वह अंतिम दौर था। पर्दे के लोगों के लिए प्रार्थना करने का वह अंतिम दौर था। उपजाऊ जमीन की तरह कितने ही प्यार यहां पनपे। उपजाऊ जमीन की तरह कितने ही प्यार यहां पनपे। कई स्पर्श आखिरी स्पर्श बने और आंसू ग्लेशियर में बदल बर्बाद करते रहे जिंदगी। उपजाऊ जमीन की तरह कितने ही प्यार यहां पनपे। कई स्पर्श आखिरी स्पर्श बने और आंसू ग्लेशियर में बदल बर्बाद करते रहे जिंदगी। कितनी ही आवाजें और खिलखिलाहटें थी जो बावजूद गर्मी और बदबू के आज भी पीछा नहीं छोड़ती। कन्फेस तो ये भी करना चाहूंगा, कन्फेस तो ये भी करना चाहूंगा, चित्रा का बुकिंग क्लर्क होना मेरे जैसे कई किशोरों का बड़ा सपना था। छोटे सपने वाले किशोर अब कहां दिखते हैं। अब तो हर बच्चा आईआईटी की बात करता है। कन्फेस तो ये भी करना चाहूंगा कि चित्रा सिनेमा का बुकिंग क्लर्क होना मेरे जैसे कई किशोरों का बड़ा सपना था। छोटे सपने वाले किशोर अब कहां दिखते हैं। आईआईटी और बी स्कूल के जंगलों में वे बचपन में ही खो जाते हैं और लौटने पर रोबोट बन जाते हैं। आईआईटी और बी स्कूल के जंगलों में वे बचपन में ही खो जाते हैं और लौटने पर रोबोट बन जाते हैं। कोरोना के इन दिनों में वहां टिकट ब्लैक करने वाले डूंगर सिंह मुझे उन ब्लैकमेलर लोगों से ठीक लगता है। कोरोना के इन दिनों में वहां टिकट ब्लैक करने वाले डूंगर सिंह मुझे उन ब्लैकमार लोगों से ठीक लगता है जो इन दिनों पीपीई, वेंटिलेटर और सैनिटाइजर से लेकर राज्यसभा तक के टिकट ब्लैक कर रहे हैं। छोटे पॉकेट मार बड़े पॉकेट मारों के सामने मासूम और मानवीय लगते हैं। कोई बताएगा 20 लाख करोड़ के पैकेज से राहत कितनों को मिलेगी। कोई बताएगा 20 लाख करोड़ के पैकेज से राहत कितनों को मिलेगी। डूंगर सिंह बरसों टिकट ब्लैक करके भी शाम को देसी पीकर ऑटो में ही घर गया। डूंगर सिंह बरसों टिकट ब्लैक करके भी शाम को देसी पीकर ऑटो में ही घर गया। सिनेमा पूरा पीते थे हम। चित्रा सिनेमा। मुरलीधर जी, नजर है आपकी ये कविता। सिनेमा पूरा पीते थे हम बिना किसी मोबाइली व्यवधान के। सिनेमा पूरा पीते थे हम बिना किसी मोबाइली व्यवधान के। फेसबुक पर स्टेटस नहीं डाले जाते थे @PVR एम्बियंस गुड़गांव। फेसबुक पर स्टेटस नहीं डाले जाते थे @PVR एम्बियंस गुड़गांव, बल्कि कई दिनों तक मोहल्ले के नुक्कड़ों में राम कथा के बरक्स चलती थी फिल्म कथा। ईमानदारी से कहूं तो देखे सिनेमा को सुनाने का किस्सा कोई हुनर उन्हीं दिनों सीखा था मैंने। ईमानदारी से कहूं तो देखे सिनेमा को सुनाने का किस्सा कोई हुनर उन्हीं दिनों सीखा था मैंने। कितने ही लोग हो गए थे ऐसे विशेषज्ञ जिन पर भरोसा किसी भी फिल्म समीक्षक से ज्यादा किया जा सकता था। मारुति के सर्विस स्टेशन से चमचमाती लौटती पुरानी 800 की तरह। मारुति के सर्विस स्टेशन से लौटती पुरानी 800 की तरह हम हुमकते हुए लौटते थे चित्रा सिनेमा से। राजकुमारी ठसक और धर्मेंद्री हौसले के साथ हमारी आवाज अमिताभ की तरह भारी
और प्राण की तरह खनकदार हो जाती थी। हम पीट सकते थे 5:25 को और कूद सकते थे तीसरी मंजिल से, लिख सकते थे शाहिर की तरह और गा सकते थे किशोर की तरह। कुचल देना चाहते थे अपने समय के अमजद खानों और मदनपुरियों को, ताकि हत्या न हो किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर की। कोठे पर न बैठे कोई लड़की, न बिछड़े दो भाई, न टूटे किसी का घर, न लुटे किसी की इज्जत। जिंदगी के लॉन्ग शॉट में आर.डी. बर्मन माउथ ऑर्गन बजाते रहे। लेकिन अफसोस, लेकिन अफसोस, जब से बंद हो गया है चित्रा सिनेमा, हमने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। कहाँ हो सिनेमा और समाज के समीक्षकों? चित्रा सिनेमा के बंद होकर मॉल में बदल जाने से केवल 75 पैसे का थर्ड क्लास का टिकट ही गुम नहीं हुआ है। कहाँ हो सिनेमा और समाज के समीक्षकों? चित्रा सिनेमा के बंद होकर मॉल में बदल जाने से केवल 75 पैसे का थर्ड क्लास का टिकट ही गुम नहीं हुआ है। पीरू मोची और खेता नाई के साथ बीड़ी के साम्यवादी धुएं में सिनेमा देखना भी गुम हुआ है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पीरू मोची और खेता नाई के साथ बीड़ी के साम्यवादी धुएं में सिनेमा देखना भी गुम हुआ है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चित्रा सिनेमा, तुम लुप्त हो चुकी डमली छाप माचिस की डिब्बिया हो। चित्रा सिनेमा, तुम लुप्त हो चुकी डमली छाप माचिस की डिब्बिया हो, जिसके बिना मैं उदास हूं। तुम्हारा मॉल में बदलना नदी का पाइपलाइन में बदलना है। तुम्हारा मॉल में बदलना नदी का पाइपलाइन में बदलना है। पानी तो मिलता है पर प्यास नहीं बुझती। पानी तो बदलता है, पानी तो मिलता है पर प्यास नहीं बुझती। चित्रा सिनेमा, तुम लुप्त हो चुकी डमली छाप माचिस की डिब्बिया हो, जिसके बिना मैं उदास हूं। तुम्हारा मॉल में बदलना नदी का पाइपलाइन में बदलना है। पानी तो मिलता है पर प्यास नहीं बुझती। तो मित्रों, ये थी कुछ कविताएं मेरी तरफ से, और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जिनको पूछना है इसी मंच से पूछे, क्योंकि मेरे पास काफी व्हाट्सएप आ रहे हैं, और एक व्हाट्सएप जो है वो मेरे पास आया है। वो मेरी एक मित्र है सोना, वे मुझे पूछती हैं कि आप कविताएं भी लिखते हैं और कहानियां भी लिखती हैं, तो दोनों में क्या करते हैं और क्या लगता है आपको? तो सोना, मुझे ये आपके प्रश्न का जवाब देते हुए दर्शकों को संबोधित होऊंगा मैं कि मैं जब कविता लिखता हूं तो मुझे ये लगता है कि इसे कहानी की तरह मैं इसे डेवलप करूं, और जब कहानी में जाता हूं तब मुझे लगता है कि मुझे इसे कविता की तरह लिखना चाहिए। तो ये मेरा द्वंद भी है और मेरी सीमाएं भी है, मेरा शौक भी है। तो मित्रों, आपने मुझे बहुत धैर्य के साथ में लगभग पिछले 85 मिनट तक सुना। बिल्कुल सीताराम जी, नदी का पाइपलाइन में बदलना, पानी तो मिलता है लेकिन प्यास नहीं बुझती। हमारे दौर की, हमारे दौर के संबंधों की, हमारे दौर के टेक्नोलॉजी की, हमारे दौर के रिश्तों की, हमारे दौर के पूरे बाजारवाद की, यही बड़ी दिक्कत है, यही बड़ा संकट है कि पानी तो मिलता है पर प्यास नहीं बुझती। और शायद हमारे समय का, हमारे दौर का ये सच भी है। प्रमोद एस महिचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। आप तमाम लोग हमसे जुड़े और रचयिता के पेज से जुड़े, रचयिता के साथियों का धन्यवाद। वे युवा एक पूरी टीम के साथ में साहित्य को, अच्छे साहित्य को, जन साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इस दौर में काम कर रहे हैं। और एक ऐसे समय में जबकि किताबें और हार्ड कॉपीज हमसे लगातार दूर रही और दूर होती जा रही हैं, ऐसे दौर में रचयिता द क्रिएटर की टीम साहित्य को नई टेक्नोलॉजी के जरिए, अलग-अलग मंचों, अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है ये बड़ा काम है और ये काम होता ही रहना चाहिए। रचयिता के साथियों का धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद कि आप इस महफिल में जुड़े और मुझे सुने। इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिर मिलेंगे 2 नए चेहरों के साथ। यही हमारी आखिरी पहचान है।